हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है अति संयुग्मन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसे अनआबंध अनुनाद भी बोलते हैं या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। क्लियर है। इसे सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ये दो नाम क्यों पड़ा, इसको हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, अगर आप 11th के भी स्टूडेंट हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं या फिर एमएससी के भी हैं, ये सब में ये टॉपिक आज काम आने वाला है। ठीक है, सब में सेम कॉन्सेप्ट है। आज जो भी आज सीखेंगे ना, वो आगे क्लास में भी वैसे ही रहेगा। ये बिल्कुल चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, आपके हाइपर कंजुगेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, एग्जाम्पल हैं, आज सारे एक वीडियो में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं कि हमारा हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज आया, मान के चलिए ये गरीब है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। ठीक है, कार्बोकेटायन को हिंदी में बोलते हैं कार्बधनायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये गरीब है, इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले जा चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, मान के चलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इससे कोई भी जुड़ा होगा, एग्जाम्पल CH3 CH2H, कुछ ऐसा कुछ रहा होगा कंपाउंड। ये जो H है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H चला गया। जैसे ही H गया, ये इसके पास आ गई गरीबी और यहाँ पे आ गया धन चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सेकेंड आपका है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? जिसमें एक डॉट रहता है। डॉट मतलब एक बिंदु रहता है, वो रहता है फ्री रेडिकल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये कुछ कंपाउंड इस तरह से होगा, इस तरह से रहा होगा। ठीक है, ये आपका 3 है, सॉरी। ठीक है, इस तरह से रहा होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रहते ना, तब एक बॉन्ड बनता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन का समान रूप से टूटना आपका फ्री रेडिकल कहलाता है। मतलब अगर एक H लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक C के पास भी आएगा। क्लियर है। अगर ये 2 लेके जाता तो ये भी इसके पास भी 2 आता। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का समान रूप से टूटना आपका फ्री रेडिकल है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया तो इसकी संरचना कुछ ऐसे हो गई। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है। तो सेम वही है, यहाँ पे डॉट आया मतलब वही है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन शेष है। ठीक है, एक तो H लेके चला गया। तीसरा आपका है एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है। ये हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये हो गया एल्केन, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। क्लियर है। लास्ट आपका है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में क्या होता है? वैसे तो 90% केस में आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ रहते हैं केस जिसमें हो जाता है। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसी होगी? H इस टाइप से रहा होगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना और H को अलग कर दिया। इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब इसके पास आ गई अमीरी। ठीक है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये तो होंगे ही, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ना दोस्त फ्रेंड्स थोड़ा सा उल्टा है। जैसे हम लोग को कोई चीज मिलती है तो हम लोग का क्या होता है? प्लस होता है। हम लोग को कोई चीज मिलती है तो हमारा हो जाता है प्लस। बट केमिस्ट्री में उल्टा है। जहां पे भी आप प्लस देखे, मान के चलिए अपना सब कुछ दान कर चुका है, ये गरीब है। जब हम लोग के पास से कोई चीज चली जाती है तो हमारे पास रहता है निगेटिव। लेकिन यहाँ पे दूसरा ही है, निगेटिव है, मतलब ये अमीर है। ये कंपाउंड इसने एक्स्ट्रा ले लिया है किसी चीज को, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये हाइपर कंजुगेशन का यूज हम क्यों करते हैं। जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दिए A और B, आपको बोलेंगे इसमें से देख के बताइए दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्थायी है। तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसका माध्यम है हमारा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अति संयुग्मन जिसमें भी ज्यादा होगा, जिसमें भी ज्यादा होगा वो जो कंपाउंड रहेगा वो ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है,
ए में अगर अति संयुग्मन आपका ज्यादा होगा तो ए स्थायी होगा, बी में होगा तो बी ज्यादा होगा। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है हाइपर कंजुगेशन का कि किसी भी कंपाउंड के स्थायित्व को जानने के लिए हम हाइपर कंजुगेशन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे हम देखते हैं कि कार्बोकेटायन में आपका हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको ये दो कंपाउंड दिए हैं, ये और ये। अब आपको पता लगाना है कि इसमें से दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होगी? H H H, ये होगा आपका H और H। अब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मान के चलिए ये इसका जो पी कक्षक है वो क्या है? खाली है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो जा चुका है, मतलब ये कक्षक क्या होगा? आपका खाली हो गया। ठीक है, इसमें ये क्या होगा हमारा? अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरा भरा हुआ है। अब CH2 का कैसे बनेगा? ये दोनों खाली है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका यहाँ ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा। कहाँ? पी कक्षक में। कहाँ होगा? पी कक्षक में इसका स्थानांतरण होगा इलेक्ट्रॉन का। भाई कि अगर तुम्हारे पास 2 है, मैं तो पूरा खाली हूँ, कम से कम 1 मुझे दो, ताकि ये जो कंपाउंड है, ये जो आपका यौगिक मिला है वो थोड़ा सा स्थायी हो जाए। तो ये देखो, आपको पता है कि C और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। तो क्या हुआ? देखो, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? पी कक्षक में। ये दोनों हो गए C और H के बीच में क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? पी कक्षक ले, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड पी कक्षक बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब देखिए, इसे दूसरे तरीके से समझते। ये तो हम लोग क्यों समझे? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल क्यों बोलते, इसके लिए वो संरचना की गई। बट इसका मेन पर्पस हमको ऐसा समझना है, ये ज्यादा इसका फेमस मेथड है। ठीक है, हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से है। क्लियर हुआ? जिस किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है या निगेटिव चार्ज रहता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर या स्ट्रॉन्ग कार्बन रहता है। ठीक है, इस कार्बन से जुड़े जो भी डायरेक्ट कार्बन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक, अल्फा कार्बन से जितने भी जुड़े हाइड्रोजन रहेंगे उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? अल्फा कार्बन से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे उसे बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? ये जो अल्फा हाइड्रोजन है पहले नंबर का, दूसरा और ये तीसरा। पहले नंबर का हाइड्रोजन बोलेगा कि मान लीजिए ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे गया। ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके अलग होना चाहता है, तो इसका संरचना कैसे बनेगा? ये अपनी इलेक्ट्रॉन देके, मतलब इस पे आ गई गरीबी, अपना इलेक्ट्रॉन देके अलग हो गया। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो सेकंड कार्बन है, अब ये बोलेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी? ये हो गया गरीब, बाकी हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तीसरे वाले का क्या होगा? अब ये बोलेगा कि भाई मुझे भी अपने ऐसे ही इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से अलग होना है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आ गई गरीबी, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ये हो गया पहले नंबर का हाइड्रोजन कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, दूसरा का और ये तीसरे का। पहले का हो गया अल्फा कार्बन का, अल्फा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन का सेकेंड का और ये थर्ड का। इसकी 3 संरचना बन गई। क्लियर हुआ? अब देखो, इसमें क्या हो गया? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, वो सारे टूट गए। टूटे ना? पहले ये जब अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ का बॉन्ड हट गया, ये दिया तो इसका हट गया, ये दिया तो इसका हट गया। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध का रेजोनेंस, अनाबंध अनुनाद। क्लियर है? इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सब में इसके बॉन्ड टूट गए। अब आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि इसकी कितनी संरचना बन रही है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4,
नहीं, इसमें सिर्फ 3 ही बन रहा है, 1 2 3। इसमें तो सारे में बॉन्ड जुड़ा है, इसमें तो टूटा ही नहीं है बॉन्ड, बॉन्ड तो इसमें टूटा है। तो इसकी कितनी संरचना बन रही है? सिर्फ 3 संरचना बनेगी। ठीक है, मान के चलिए 3 हाइपर कंज्यूगेटिव स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस ही है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा स्थायी उत्पाद। ये इसका मेन बेसिक चीज है। जितनी ज्यादा संरचना होगी उतना ही ज्यादा स्थायी उत्पाद होगा। उसके लिए जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा रेजोनेंस और उतना ही ज्यादा स्थायी उत्पाद। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, जितने ज्यादा अल्फा, देखो इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन थे इसलिए 3 स्ट्रक्चर बना। मान लो यहां से भी जुड़ा रहता तो वहां से भी 3 होता कि नहीं? तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उतना ही ज्यादा स्थायी उत्पाद। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है ABCD। अब इसमें से आप देख के बताइए कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा वाला होगा, स्थायी प्रोडक्ट कौन सा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग कार्बन कौन सा है, ये और इसमें ये है। ठीक है, सॉरी ये प्लस है, इसमें ये है। इनसे जुड़े जो भी डायरेक्ट कार्बन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े कितने हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसमें स्ट्रांग है। इससे जुड़े डायरेक्ट कार्बन एक ये है, दूसरा ये है। ये काउंट नहीं होगा बेटा, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, सिर्फ ये जुड़ा है और ये जुड़ा है। तो इसमें कितने जुड़े हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इनसे जुड़ा अल्फा कार्बन कौन सा है, ये है। इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे जुड़े 1 2 3 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसमें है 6, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 9। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे ज्यादा संरचना किसमें बनेगी, 9 में। पहले ये वाले देखो, इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह से जुड़ा होगा। पहले ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। सेम इसमें 1 2 3 1 2 3, मतलब 9 संरचना इसमें बनेगी। सबसे ज्यादा स्थायी होगा आपका डी। उसके बाद 6 संरचना इसमें बनेगी। उसके बाद आएगा डी, के बाद आएगा आपका ए, उसके बाद आएगा आपका सी और उसके बाद आएगा आपका बी। सबसे कम बी में अल्फा हाइड्रोजन है, मान के चलिए सबसे कम स्थायी ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये और सबसे ज्यादा ये। सिर्फ नंबर हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करता है। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन पे। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल्स में कैसे होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड दिया, ये किस तरह से होगा, CH3 CH2H। इसमें समान रूप से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का टूटा, एक तो हाइड्रोजन लेके गया और दूसरा CO2 के पास, CH2 के पास। तो ये कैसे हो जाएगा, CH2 CH3 CH2 डॉट और H डॉट। इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। इसमें कैसे होगा हाइपर कंजुगेशन आपका, इस तरह से। ठीक, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन है, ये अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन है। इसके पास में जो कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, इसके पास में जो होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये पहले नंबर का हाइड्रोजन, दूसरा नंबर का और ये तीसरे नंबर का। सेम वैसे ही क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है देखो यहाँ पे 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया। ठीक है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके गया। तो इसकी संरचना कैसे बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ पे आ गए ये, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे था ही, एक और बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, सेम ऐसे क्या होगा, सेकेंड वाला हाइड्रोजन करेगा, यहाँ पे आ जाए इसका, इसमें डबल बॉन्ड और इसका ये डॉट हट जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करेगा, थर्ड वाला करेगा। क्लियर है।
इसका डॉट हट जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये हो गया आपके फर्स्ट वाले का, ये हो गया सेकेंड का और ये हो गया थर्ड का। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही ज्यादा स्थायी प्रोडक्ट। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन कार्बोकेटाइन में क्या होता था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां आ जाता था। ठीक है, कार्बोकेटाइन में दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें एक ये लेके जाता है, एक ये लेके आता है। ठीक है, दोनों एक एक लेके जाते हैं। कार्बोकेटाइन में दोनों ही लेके आ जाता था वो। क्लियर है? अब मैंने आपके लिए 4 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, चारों एग्जाम्पल ने बताइए सबसे ज्यादा स्थायी प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक, इसमें तो कोई है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग कार्बन ही नहीं है, तो इसमें अल्फा कार्बन भी नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई 0। इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग कार्बन ये है, इससे जुड़ा ये हो गया अल्फा कार्बन, उससे जुड़े 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें जुड़े कार्बन ये 2 हैं, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इससे जुड़े 3 हैं तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो गए। अब इसी को देख के आप बताइए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। डी सबसे ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा बनेगा और प्रोडक्ट उतना ही स्थायी होगा। क्लियर हुआ ये भी? अब देखते हैं एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होगी। ये ठीक है, इन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होगा वो होगा अल्फा कार्बन। ठीक है, इन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जो कार्बन है वो है ये अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब इसमें होगा, ये हो गया पहला अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? ये जो H है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से निकलना चाहेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ। इसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये बोलेगा मैं तो नहीं रख सकता, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे स्थानांतरित कर देगा, उसका ट्रांसफर कर देगा। तो इसकी संरचना कैसे बन जाएगी, ये हो गया H+, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। क्लियर है ये सब? देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये जो है इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। अब ये तो गरीब हो गया, गरीब बन के बेचारा H+ बन के निकल गया। इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 तो होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा, उसका आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर आ गई अमीरी, तो यहाँ पे आगे निगेटिव चार्ज। क्लियर है? सेम वैसी जो सेकेंड हाइड्रोजन है ना, वो भी वैसे ही करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन देगा और वहां से अलग हो जाएगा। सेम थर्ड भी करेगा वैसे ही। ये हो गया H+, डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें भी वही है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसमें भी क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। डबल बॉन्ड आपका सिंगल हो गया, सिंगल आपका डबल हो गया, और उसमें आगे निगेटिव चार्ज। ये होता है आपके एल्कीन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 3 एग्जाम्पल है। A आइसोब्यूटेन, B ट्रांसब्यूटुइन, C सिसब्यूटुइन। 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल को देख के बताइए कि तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अल्फा कार्बन की, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे अरे मैडम ने तो कंफ्यूज कर दिया, तीनों में 6 6 है, जिससे हम देख के पता लगाते थे, अब हमको पता कैसे चलेगा। तो पता ऐसे चलेगा बेटा, पहले इसको आप छुपा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमको ट्रांस और सिस से मतलब है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ग्रुप है CH3 वो दोनों पास पास है। देखिए पास पास है तो इनके बीच प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें जो CH3 है दूर दूर है, मतलब इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। मतलब दूर है तो कहाँ से होगा,
जिसमें भी कंपाउंड में प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ वो होता है कम स्थायी। जिसमें प्रतिकर्षण दूर दूर होगा वो होगा ज्यादा स्थायी। ठीक, ये हो गया कम, ये हो गया ज्यादा। क्यों? सिर्फ इसके ग्रुप के कारण कि इसे प्रतिकर्षण ज्यादा है करके ये स्थायी कम है, इसमें प्रतिकर्षण कम है इसलिए ज्यादा स्थायी है। ये दोनों में तो क्लियर हो गया कि कौन सा ज्यादा स्थायी है, ये। अब इसको छोड़ दो। अब हम आते हैं आइसोब्यूटेन में। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें तो दूर दूर थे, इसमें तो जब पास पास से प्रतिकर्षण इसमें क्या था, ज्यादा था। ये तो एक ही कार्बन पे है दोनों समूह, मतलब इसमें मान के चलिए कि प्रतिकर्षण पता नहीं कितना ज्यादा होगा। ये तो सबसे ज्यादा कम मतलब सबसे कम स्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा स्थायी आपका यही है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे आपको बताती हूँ। ये कुछ इस तरह से है। ठीक, इसकी संरचना ये है। ये C हो गया, डबल बॉन्ड C, इसके साथ जो जुड़े हुए CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ऐसा है। अभी क्या होगा, सबसे अभी स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये दोनों क्या है, अभी इन दोनों के साथ जो भी कार्बन जुड़ा होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये भी हो गया आपका अल्फा कार्बन। यहाँ तक कि क्लियर। इसका जो H है, एक जो H है, इसके साथ 3 H जुड़े हैं ना, ऐसा एक H चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाऊं। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया यहाँ पर। अब इसके पास तो भरमार है, इसको तो चाहिए नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देगा ये। ठीक, तो यहाँ पे संरचना कैसी हो जाएगी इसकी, कुछ इस तरह से संरचना होगी। एक इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दे दिया और ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा दिया, तो इसकी संरचना हो गई ऐसी। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया अमीर और इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। ये क्लियर हुआ। ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन का। ट्रांसब्यूटेन का कैसा होगा स्ट्रक्चर देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसकी संरचना ऐसी होगी। ये क्या करेगा, H प्लस यहां से चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके यहां से अलग हो जाऊं। ठीक है, ये बोलेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा। क्लियर। तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH जी। इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसकी संरचना, ये इसकी संरचना। अब इसको देख के हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्थायी है, तो ऐसा पता चलेगा। अभी कार्बन के साथ कोई H है क्या, नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो इसका इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा, इसके पास तो वैसे भी ज्यादा है, ये तो अमीर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इसके पास इसका जो आई इफेक्ट है ना, माइनस आई इफेक्ट इतना ज्यादा है कि अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसमें क्या है, ये CH3 के पास S3 है, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की जो आदत है वो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन दान करने का जो इसका प्रभाव है बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। किसको, CH को। ये तो ऑलरेडी पहले से ही अमीर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, पहले से ही इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, ये और इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा। तो जिस कंपाउंड में भी जो चार्ज है ना वो ज्यादा होते रहते, इकट्ठा होता है, वो होता है कम स्थायी। ठीक, जिसका चार्ज फैल रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो इसका चार्ज फैलते जा रहे, तो ये हो जाएगा ज्यादा स्थायी। इसका लॉजिक है। ठीक है, जिसके जो चार्ज है वो फैलते जाएगा वो हो गया ज्यादा स्थायी। जिसका चार्ज इकट्ठा होते जा रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑलरेडी पहले से अमीर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम स्थायी। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया आपका आइसोब्यूटेन, उससे कम हो गया ट्रांसब्यूटेन, और सबसे लास्ट में आएगा सिसब्यूटेन। क्लियर है।
अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कार्बो एनायन में आपका हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ है। मैंने कहा कि 90% केस में आपके कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। ठीक है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले इसकी संरचना कैसी ये देख लेते हैं। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस तरह से है। क्लियर है? अब देखिए, अगर इसका हम ऑर्बिटल संरचना बनाएं तो कैसी होगी इसकी ऑर्बिटल संरचना? ये हो गया H, ये हो गया H और ये आपका हो गया P कक्षक। ठीक है, अब मान के चलिए ये माइनस निगेटिव है। ठीक है, इसमें निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे हुए हैं और ये क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन लेके रखा है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, ये अमीर है। तो ऑलरेडी इसमें 2 हैं और इसने एक का जो इसके साथ जो भी समूह जुड़ा होगा, जो भी H होगा, Cl जो भी होगा, उसका भी इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये आपका फुल हो जाएगा। जब ये P कक्षक भरा हुआ है तो इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत ही क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा। ठीक है, जब ये खाली रहता है तब तो इसके भरे हुए इलेक्ट्रॉन एक यहाँ ट्रांसफर होते हैं, यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब भरे हुए हैं तो कहाँ से ट्रांसफर होगा? ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो जाएगा भी कहाँ, ये तो भरे हुए हैं। इसीलिए आपके कार्बो एनायन के 90% केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। लेकिन जो 10% केस में हाइपर कंजुगेशन होता है ना, वो क्यों होता है? देखिए, अगर इस H की जगह आपका CCl3 रहेगा, इसमें आपका हाइपर कंजुगेशन होगा। क्यों होगा? इसकी संरचना कैसी होगी? ये, ठीक है, माइनस चार्ज। अब देखिए ये माइनस है ना, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का इसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, प्रभाव होता है। Cl भी निगेटिव होता है, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। ठीक है, अब इसमें भी माइनस आई इफेक्ट, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट। ये दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी अपनी तरफ ले जाना चाहेगा और ये भी ले जाना चाहेगा। लेकिन इसमें जो Cl है ना, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा मजबूत है। तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला जाएगा? Cl लेके चला जाएगा। क्लियर है? जब ये यहाँ से लेके जाएगा तो इसका जो माइनस चार्ज है वो यहाँ नीचे उतर जाएगा। सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसकी संरचना क्या होगी, इसके इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद यहाँ पे आप आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, इसके ऊपर आ गई अमीरी और ये नेगेटिव चार्ज लेके अलग हो गया। बाकी 2 और 3 एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये वाला जो चार्ज है वो नीचे आ गया तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। अब अगर दूसरा कार्बन, दूसरा वाला आपका Cl वैसे ही करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से संरचना बन जाएगी। तीसरे के साथ कैसे हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड। क्लियर हुआ? जब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे H रहता था पहले, तो H का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ये होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, वो अपने पास नहीं रखता, उसको इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की आदत है कि भाई तुम जाओ मेरे पास से, मैं नहीं रख सकता। और इसका क्या है, माइनस आई इफेक्ट, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचने की आदत है। ये दे रहा है, ये ले रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ आता था और ये जो चार्ज रहता था पॉजिटिव वो नीचे आ जाता था। इसलिए कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन बहुत इजिली होता है, लेकिन कार्बो एनायन में इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये तो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब इसमें तो ऑलरेडी इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये नीचे कहाँ से आएगा, यहाँ पे भी आपका ज्यादा हो गया, यहाँ पे भी ज्यादा हो गया, डबल बॉन्ड बनाएगा कैसे? लेकिन अगर कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला स्ट्रॉन्ग कोई समूह है, कोई ग्रुप है जैसे Cl, अगर वो C से जुड़ जाए ना तो क्या हो जाएगा, आपका हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा प्रभावशाली है, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये ले जा सकता है। बट अगर कोई दूसरा यहाँ जुड़ेगा ना तो ये नहीं ले जा पाएगा, वो C के पास ही रहेगा और इससे ले लेगा, बल्कि उल्टा
इसी कारण अब देखिए इसमें क्या हो गया, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3। ठीक है, नो बॉन्ड मतलब वही बॉन्ड टूटा इसलिए 3 स्ट्रक्चर बन गए। 3 बार इसका रेजोनेंस हुआ मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। क्लियर हुआ? तो आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइपर कंजुगेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।